morning students. I welcome you all to lecture number 18 of EDC. We are going to continue with the BJT based amplifiers in today's lecture. So in this question we can see that this is again a common base amplifier, but this is actually a PNP based common base amplifier. ये NPN transistor नहीं है. We are asked to calculate all the DC voltages and all the AC parameters like R and R out and so on. So since we have already done so many numericals, I am not going to do the DC part of this circuit myself. In fact, what I have done, I have listed all the values of the DC analysis. आपने क्या करना है, DC analysis करते वक्त इस पार्ट को ओपन कर देना है, इस पूरे पार्ट को रिमूव कर देना है. ये अब आपका नॉर्मल DC एनालिसिस का सर्किट बन जाएगा. बेस वोल्टेज आपका 0 है, बहुत क्लियर नज़र आ रहा है. VEB और ये सब लगा के आपने ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है. एंड में वेरीफाई कर लीजिएगा कि VC VB से कम आ रहा होगा और आपका एक्टिव रीजन में काम कर रहा होगा. GM और RE की वैल्यूज भी मैंने कैलकुलेट कर दी है, बिकॉज आई विल बी सॉल्विंग दिस सर्किट विद द हेल्प ऑफ अ T मॉडल. आंसर्स मैच कर लीजिएगा, अगर कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी. मैं डायरेक्टली स्विच कर रही हूँ बेसिकली इस सर्किट के स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के ऊपर. अच्छा, for performing the small signal analysis what we will be doing, we will be removing all the DC sources. इस 10 की जगह ग्राउंड आ गया, यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा. ये कैपेसिटर जो है वो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये कैपेसिटर भी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. अच्छा, अभी तक हमने PNP बेस्ड कोई स्मॉल सिग्नल मॉडल नहीं किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो स्मॉल सिग्नल मॉडल PNP का बनता है और वही NPN का भी बनेगा एंड वाइस वर्सा. NPN और PNP का मॉडल सेम होता है. तो इसी वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी जगह पर मैंने ये जो मॉडल बनाया है बिल्कुल वही बनाया है जो बेसिकली NPN के लिए बनाया था. ना इसके डायरेक्शंस में मैंने कोई फ़र्क बनाया है, ना मैंने करंट में कोई फ़र्क बनाया है. कोई चेंज नहीं है. एवरीथिंग इज़ एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि IE बराबर होता है IB प्लस IC. ये सारी की सारी चीज़ें इक्वली वैलिड हैं NPN के लिए भी PNP के लिए भी. ठीक है, तो हमने कोई मॉडल को चेंज नहीं किया है. अब वन बाय वन हम देखते चले जाएंगे कि क्या क्या चीज़ जो है वो लगेगी किस टर्मिनल के ऊपर. बेस टर्मिनल आपको बहुत क्लियरली ग्राउंड नज़र आ रहा है, तो देखें यहाँ पे बेस टर्मिनल आपके पास ग्राउंडेड आ गया. कलेक्टर टर्मिनल के ऊपर V0 भी है और RC भी है जिसका दूसरा टर्मिनल है ग्राउंड. ये रहा आपका V0 कलेक्टर वाला टर्मिनल, इसके ऊपर RC है जिसका दूसरा टर्मिनल है ग्राउंड. एमिटर के ऊपर दो चीज़ें हैं. एमिटर की एक ब्रांच है जिसमें है RE और जिसका दूसरा एंड है ग्राउंड. तो एमिटर की पहली वाली ब्रांच जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ उस पर है RE, दूसरा टर्मिनल है उसका ग्राउंड. एमिटर के ऊपर ही एक और ब्रांच है जिसमें के बेसिकली ये V सिग्नल की सोर्स लगी हुई है. एमिटर के ऊपर ही एक और ब्रांच है जिसपे ये V सिग्नल की सोर्स लगी हुई है. सो नाउ आवर AC मॉडल इज कंप्लीट. वन बाय वन वी कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज. सबसे पहले मैंने आसान चीज़ों से स्टार्ट किया है कि करंट गेन आपको पता है अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा. कैसे आएगा, आई आउट ओवर आई इन लिखेंगे. आई आउट आपके पास यहाँ पे क्या है, कलेक्टर है. आई एन आपके पास यहाँ पे एमिटर है. तो आपका जो करंट गेन है अल्फ़ा 0.99 के बराबर, ये वही वैल्यू बेसिकली आ जाएगी जो कि आपके भी पिछले कॉमन बेस एम्पलीफायर के सर्किट में आएगी. तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया. यू कैन ईजिली डू इट यूजिंग द कैलकुलेशंस ऑफ द प्रीवियस सर्किट. आर आउट भी बहुत क्लियर है कि आर आउट जो है वही आप लॉजिक लगाएंगे कि आर आउट जो है वो VC ओवर IC या V0 अपॉन IC के बराबर होता है. उस लिहाज से आर आउट आपका RC निकल आएगा. ये भी आसान है. मैं बेसिकली फोकस करूँगी उस पार्ट में जहाँ पे चेंज आ रहा होगा जो कि RN है और वोल्टेज गेन है. ठीक है, RN के लिए देख लेते हैं. RN के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर IE जो करंट है वो सिर्फ इस स्मॉल RE से गुजर रहा है. इस कैपिटल RE से छोटा वाला IE करंट नहीं गुजर रहा. तो इसका मतलब है अगर मैं IE करंट की बात करूंगी तो मुझे सिर्फ इस RE को देखना चाहिए. बेस्ड ऑन दिस फैक्ट अगर मैं ओम्स लॉ लगाती हूँ एमिटर के ऊपर, मुझे बेसिकली चाहिए क्या, मुझे पता है इनपुट एमिटर साइड पे अप्लाई हो रहा है तो RN जो है वो हर हाल में VE ओवर IE के बराबर होगा. VE ओवर IE का रेशो मुझे किसी तरह बनाना है तो मैं देखूंगी कि ये इस RE का IE से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि IE एक्चुअली में वो करंट है जो कि स्मॉल RE से गुजर रहा है.
तो मैं बहुत आराम से इस पर ओम्स लॉ वही वाला लगा सकती हूँ जो मैंने पहले लगाया था कि 0 माइनस द वोल्टेज एट एमिटर, इस पॉइंट के वोल्टेज का नाम है वीई, तो 0 माइनस वीई डिवाइडेड बाय आर ई इज इक्वल टू द करंट आई ई। 0 माइनस वी ई ओवर आर इज इक्वल टू द करंट आई ई, इससे वी ई ओवर आई ई का रेशियो आपने फाइंड किया, माइनस आर ई आंसर आ रहा है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, आर एन आपने पुट किया और आर एन की आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, स्मॉल आर ई आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे प्रीवियस पेज पे, इससे आप यहाँ पे आंसर पुट कर सकते हैं। लास्टली वी आर लेफ्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ आर वोल्टेज गेन फॉर दिस सर्किट, लेट अस कैलकुलेट इट। अच्छा, हमेशा हम यही करते हैं कि गेन फाइंड करते हुए आउटपुट टर्मिनल के ऊपर जो है वो ओम्स लॉ लगाते हैं। मैंने ओम्स लॉ लगाया, 0 माइनस वी नॉट ओवर आर सी इज इक्वल टू आई सी, ये वाली इक्वेशन आ गई आपके पास, और मैंने वी नॉट की जगह माइनस आई सी आर सी लिखा। अगले स्टेप में आई सी की जगह अल्फा आई ई भी लिख दिया। अगला काम अब आपने ये करना है कि आई ई करंट आपने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ वी सिग्नल, किसी तरह आई ई करंट वी सिग्नल की फॉर्म में हासिल कर लूँ। अच्छा, एक चीज़ और ऑब्जर्व करने की है, वो ये कि इस रेजिस्टर आर ई और इस वी सिग्नल में क्या रिलेशन है। देखिए, इस रेजिस्टर आर ई के ऊपर वाले टर्मिनल पे या इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी सिग्नल ही है, इस वजह से वी सिग्नल है कि यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वी कैन क्लियरली सी दैट वी सिग्नल एंड आर ई रेजिस्टर आर इन पैरेलल, और यहाँ पे जो वोल्टेज, अगर इस पॉइंट का वोल्टेज मैं वी ई कह रही हूँ तो इसका मतलब है इस पॉइंट का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VE है, तो V सिग्नल और VE दर हकीकत एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, यानी V सिग्नल और VE बराबर है। तो मैंने यहाँ बात लिख दी है कि चूंकि VE और V सिग्नल पैरेलल में है, दे आर इक्वल, V सिग्नल और VE बराबर आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में मैं अब IE किसी तरह से फाइंड करने की कोशिश करती हूँ इन टर्म्स ऑफ V सिग्नल। अगर आपको याद हो तभी हमने प्रीवियसली एक इक्वेशन लिखी है ओम्स लॉ की के आर ई के अक्रॉस है वो 0 माइनस वी ई ओवर आर ई के बराबर है। मैंने यही इक्वेशन लिख दी, 0 माइनस वी ई ओवर आर ई। वी ई जो वोल्टेज है बेसिकली वो किसके बराबर है, वी ई वोल्टेज एक्चुअली में बराबर है वी सिग्नल के। तो मैंने अगले स्टेप में वी ई की जगह जो है वो वी सिग्नल लिख दिया, और अल्फा आर सी ओवर स्मॉल आर ई आपका जो है वो गेन आ गया। इस गेन की वैल्यू आपके पास तकरीबन 184.3 आ रही है। जब आप ये सारी वैल्यूज इसकी पुट करेंगे, गेन आपका आ गया टोटल 184.3। अगर आपसे कहा जाता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट इफ द वी सिग्नल वैल्यू इज सपोज 10 मिली वोल्ट, तो क्या करेंगे आप सिंपली जो गेन की वैल्यू है वी सिग्नल की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो अज्यूम करें कि वी सिग्नल जो है वो सपोज करें 10 मिली वोल्ट था, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, तो वी नॉट तकरीबन आपके पास कितना आ जाएगा, 1.84 वोल्ट आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व बीजेटी बेस्ड सर्किट्स कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर फिलहाल इस कोर्स में हम नहीं करेंगे, तो अगले स्टेप में हम चंद एक रिविजन्स करेंगे और फिर जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल्स किए हैं उसमें बेसिकली हमें कुछ डीसी एनालिसिस भी करनी थी, एसी एनालिसिस भी करनी थी। अब जो न्यूमेरिकल्स करेंगे या इनफैक्ट जो डेरिवेशंस हम करेंगे उसमें हमें सिर्फ डेरिवेशन ही फाइंड करनी होगी और एसी एनालिसिस की डेरिवेशन या स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की डेरिवेशन फाइंड करे होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले देखा जा सकता है कि ये बेसिकली एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का सर्किट है, और एक चीज़ ये कि ये एनालिसिस मोर और लेस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ बुक की रिप्रेजेंटेशंस थोड़ी बहुत डिफरेंट जहाँ जहाँ पर थी उनको मैंने रिपीट करवा दिया है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के सर्किट की एनालिसिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको मोस्टली इसमें से जितनी चीज़ें हैं वो सॉल्व करनी आती होंगी। ठीक है, ये एक एम्पलीफायर बेस्ड सर्किट है जो कि सिर्फ एसी ही पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर कोई डीसी पार्ट दिखाया हुआ ही नहीं गया। वी सिग्नल जो है, ये जो ग्राउंड है, आरसी के नीचे जो रेजिस्टेंस है वी नॉट है, यानी कि ये एक एम्पलीफायर का टोटल एसी पार्ट ही दिखाया हुआ है। और इसको देख के हम क्लियरली देख सकते हैं कि इनपुट वॉज अप्लाइड ऑन द बेस एंड आउटपुट वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द कलेक्टर, दैट इज वाई इट इज एक्चुअली अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैविंग नो एमिटर रेजिस्टेंस। यहाँ एमिटर के ऊपर कोई रेजिस्टेंस भी नज़र नहीं आ रही। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से या नॉर्मल तरीके से इसका जो है वो आपने हाइब्रिड पाई मॉडल बनाया, आपने एमिटर टर्मिनल को ग्राउंडेड दिखाया,
बेस टर्मिनल के ऊपर V सिग्नल R सिग्नल मौजूद है, ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कलेक्टर के ऊपर RC रेजिस्टेंस है, ये नज़र आ रही है। V0 नज़र आ रहा है। बुक में इस डेरिवेशन के अंदर R0 इंक्लूड किया गया था, जब भी मैंने R0 इंक्लूड कर दिया। पेपर में बता दिया गया होगा कि R0 लेना है या नहीं, और अगर नहीं बताया इसका मतलब है यू डोंट हैव टू कंसिडर इट। सो यही R सिग्नल और V सिग्नल जो है वो आपके पास बेस पे कनेक्टेड है। कलेक्टर पे RC है और V0 है, वो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, RC एंड V0। अच्छा, अब ये बात मतलब रिकॉल करने की मेरे ख्याल से नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए कि Rn फाइंड करने के लिए अगर इनपुट बेस पे है तो VB ओवर IB जनरल फार्मूला होगा। मैंने यहाँ पे सिंपली यही फार्मूला यूज़ किया है, VB माइनस 0 over R pi is equal to the current going through R pi which will be of course IB। ओम्स लॉ लगाया मैंने बेस के ऊपर, VB माइनस 0 ओवर R pi is equal to IB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, IB को नीचे ले आया, R pi को ऊपर ले आया, तो VB ओवर IB आपके पास RN के बराबर आ गया, जो कि बेसिकली R pi के बराबर है। तो RN इसके पास आपके पास R pi आ गई। R आउट के लिए भी, अच्छा अब तक हम इतनी सारी लेंथी कैलकुलेशन R आउट के लिए भी करते आ रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि चाहे तो अगर आप इसको डायरेक्ट लिख लें, अगर तो सिंपल नज़र आ रही है तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज ठीक है, ये प्रोसीजर ठीक है। आर आउट के लिए बेसिकली चूँकि कलेक्टर पे आउटपुट है, द रेशो में भी VC ओवर IC, और चूँकि यहाँ पे कलेक्टर का वोल्टेज ही V0 कहला रहा है, तो इट विल बी V0 ओवर IC एज वेल। ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया कलेक्टर पे, 0 माइनस V0 ओवर RC डिवाइडेड बाय RC पैरेलल R0 इज इक्वल टू IC। नाउ द थिंग इज, मैंने RC और R0 को पैरेलल में क्यों लिया है, क्योंकि दोनों के ऊपर वाला टर्मिनल कॉमन है, दोनों के बॉटम वाला टर्मिनल में एक्चुअली में ग्राउंड है, तो R0 और RC जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो इस लिहाज से जब VC ओवर IC या V0 ओवर IC का रेशो आपने निकाला तो ये चीज़ नेगेटिव में आ रही थी, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, R आउट आपके पास बेसिकली ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसका वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे, एंड फॉर दिस पर्पस वी विल अगेन बी अप्लाइंग ओम्स लॉ एट द आउटपुट टर्मिनल, 0 माइनस V0 ओवर RC पैरेलल R0। ये करंट बेसिकली IC के बराबर है। अगर मैं इस R0 और RC की जगह इस R0 को हटा दूँ, अगर मैं इस R0 को हटा दूं और यहीं पे लिख दूं RC पैरेलल R0, तो ये बात बहुत क्लियर पता चलेगी कि वो करंट जो RC पैरेलल R0 से गुजर रहा है, मैं कह रही हूँ मैं इस पूरे को रिमूव कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं RC पैरेलल R0, तो वो IC जो RC से गुजर रहा है, RC पैरेलल R0 से, दोनों से बेसिकली सेम IC करंट गुजर रहा है, क्योंकि IC करंट वो करंट है जो बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल है, एक्चुअली डायरेक्टली ऑन द कलेक्टर जो करंट अवेलेबल है वो IC है। तो अगर मैं उसको रिवर्स डायरेक्शन पे प्लॉट करके देखूंगी तो वो R0 और RC दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से गुजर रहा होगा, ठीक है। IC एक्चुअली इज ओवर हेयर, IC यहाँ पे है, तो वो बेसिकली जब जाएंगे तो वो इन दोनों में से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो यही IC करंट एक्चुअली में GM-VBE करंट के बराबर है, ये आपने लिख लिया। आपने V0 इक्वल टू माइनस GM-VBE RC पैरेलल R0 लिखा। अगले स्टेप में हम देख सकते हैं कि जो बेस वोल्टेज है वही VBE भी है, इस वजह से VBE भी है क्योंकि एमीटर का वोल्टेज 0 है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है कि VB बराबर है VBE के। और दूसरी चीज़ ये कि बुक के नोटेशन से मैच करने के लिए अब हमें ये देखना है कि वो वोल्टेज जो डायरेक्टली बेस का वोल्टेज होगा, नॉट द VBE वोल्टेज, वो वोल्टेज जो डायरेक्टली बेस वोल्टेज होगा वो वोल्टेज VI भी कहलाएगा। बुक में इस वोल्टेज को VI का नाम दिया है। जिस वक्त हम V0 ओवर VI का रेशो फाइंड कर लेंगे, उसको वो ये कह रहे हैं ये AV0 गेन होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम इस एनालिसिस के अंदर ना सिर्फ AV गेन फाइंड कर रहे होंगे बल्कि GV टोटल गेन भी फाइंड कर रहे होंगे। तो AV गेन फाइंड करने का क्या तरीका होगा, AV गेन फाइंड करने का तरीका ये होगा कि आपने अपनी नॉर्मल एक्सप्रेशन निकाली, इस एक्सप्रेशन में सम हाउ राइट साइड के ऊपर VB या VI का टर्म बनाएंगे, क्योंकि VB और VI बराबर है।
जब राइट साइड पे आपके पास वी बी या वी आई का टर्म बन जाए, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी नॉट के नीचे ले आए, तो आपके पास जो रिमेनिंग राइट साइड पे बचेगा वो आपका ए वी गेन होगा। तो यहाँ पे नोटिस करने की बात है कि जो बेस वोल्टेज है वही वी बी भी है, वो वही वी बी ई भी है और वही वी आई भी है। तो इस वजह से मैं अब इस वी बी की ई की जगह वी आई लिख सकती हूँ। वी नॉट ओवर वी आई दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ए वी गेन is actually equivalent to minus GM RC parallel R naught। ये आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन है ए बी की। डिस्क्रीट सर्किट्स जो आप बेसिकली शॉप से सामान ख़रीद के बनाते हैं एम्पलीफायर्स, उनमें आमतौर पे आरसी की वैल्यू आर नॉट के मुकाबले में कम होती है। दैट इज़ वाई जब दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस छोटी होगी आंसर उसके बराबर आ जाएगा, यानी आर सी पैरेलल आर नॉट एंड में आर सी के बराबर निकलेगा इफ़ द वैल्यू ऑफ आर सी इज़ मच स्मॉलर देन आर नॉट। देयरफॉर ये एक्सप्रेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटेड होकर इस तरह से लिखी जा सकती है। ये चूंकि हमने खुद की अजम्पशन इसके अंदर डाली है, दैट इज़ वाई आई वुड से कि ये आपका लास्ट आंसर होना चाहिए कि ये आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन थी। ठीक है, इसी इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि मैं GM के बजाय अल्फा ओवर आर ई लिख दूं। ठीक है, बेसिक क्योंकि आर ई बराबर होता है अल्फा ओवर GM के, तो GM किसके बराबर हो गया, अल्फा ओवर आर ई। तो अब एक AV गेन लिखने का एक जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, आर सी और आर नॉट बेसिकली वो रेजिस्टेंसेज हैं जो कलेक्टर में नज़र आ रही हैं, और आर ई बेसिकली वो रेजिस्टेंस है जो एमिटर में मौजूद होती है। अभी इस सर्किट के अंदर आर ई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर इस सर्किट में आर ई रेजिस्टेंस की बात की जा रही है तो वो आर ई की जगह मैं क्या कह सकती हूँ, आर पाए इंटू वन प्लस बीटा। आर ई दरअसल कहाँ से आ गई इस सर्किट में, आर ई सर्किट में इसलिए आ गई कि इस सर्किट में आर पाए मौजूद है और आर पाए और आर ई एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं आर ई की जगह लिख सकती हूँ आर पाए ओवर वन प्लस बीटा। ठीक है, तो बेसिकली आर पाई को अगर आर ई के फॉर्म में लिखा जाए तो वो इस सर्किट में इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो एक अप्रॉक्सीमेशन हम जो है इस सर्किट के अंदर इसके गेन की लिख सकते हैं कि ये माइनस अल्फा टाइम्स वो तमाम रेजिस्टेंसेस जो कि कलेक्टर में मौजूद हैं डिवाइडेड बाय वो तमाम रेजिस्टेंस जो एमिटर में मौजूद हैं। अगर हम इन सब का रेशो निकाल लें तो हम इस सर्किट का एवी गेन जो है वो बेसिकली आसानी से फाइंड कर सकते हैं। Now coming to the gain GV which is actually your total gain। इसके लिए दोबारा से मैं ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 पे वापस आ गई हूँ। मैंने VB की वैल्यू को फाइंड किया है और VB की वैल्यू है क्या। इफ़ आई ट्राई टू ऑब्जर्व दिस पार्ट ऑफ द सर्किट आई कैन क्लियरली सी कि R सिग्नल एंड R पाई आर इन सीरीज विथ ईच अदर, और VB is that point where I can apply VDR to find the voltage VB। मैं VB वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकती हूँ, V सिग्नल इंटू आर पाई डिवाइड बाय आर सिग्नल प्लस आर पाई। ये मैंने वोल्टेज डिवाइडर लगा के VB को फाइंड कर लिया। ठीक है, अच्छा VB E और VB दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, क्योंकि एमिटर वोल्टेज 0 है, VB VBE बराबर आ गए, ये आपके पास आ गया। इस VBE की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी ताकि मैं किसी तरह से इसमें V सिग्नल का टर्म इंट्रोड्यूस करा सकूं। VBE की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, GM RC पैरेलल R नॉट ये सारी चीज़ें यहीं पे मौजूद हैं, V सिग्नल इंटू आर पाई यही है, आर पाई प्लस आर सिग्नल, ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। V सिग्नल को क्रॉस कर दें, माइनस GM RC पैरेलल R नॉट इंटू आर पाई, ये आपके पास बेसिकली गेन आ रहा है। अगर RL होता तो आप क्या करते, RL होता तो आप इसमें ज़ाहिर है RL भी पैरेलल में यहाँ लगा हुआ होता। तो नाउ बेस्ड, अच्छा एक और चीज़ ये कि GM इंटू आर पाई किस चीज़ का प्रोडक्ट है, आर पाई बराबर होता है बीटा ओवर GM के, तो GM इंटू आर पाई किसके बराबर हुआ, बीटा के। तो मैंने अगले स्टेप में, ये एक एडिशनल स्टेप है, देखें ये एक एडिशनल स्टेप है जिसमें ये दिखाया गया कि अगर RL भी मौजूद होती तो आपकी एक्सप्रेशन एंड में आ जाती। ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई, ये वाली आपकी एक्सप्रेशन आ चुकी है। इस एक्सप्रेशन में ये दिखाया गया कि अगर RL मौजूद होता तो ये एक्सप्रेशन में ये चेंज आ चुका होता। मैं इस वाली एक्सप्रेशन को
जनरलाइज करके माइनस जी एम आर पाई की जगह बीटा लिख सकती हूँ। आर सी पैरेलल आर नॉट की जगह मैं लिख सकती हूँ वो तमाम रेजिस्टेंसेस जो कलेक्टर में नज़र आ रही हैं, और आर पाई प्लस आर सिग्नल की जगह मैं वो लिख सकती हूँ कि वो तमाम रेजिस्टेंसेस जो बेस में नज़र आ रही हैं। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि टोटल गेन जीवी गेन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए लिखने का तरीका क्या हो सकता है, माइनस बीटा टाइम्स ऑल रेजिस्टेंसेस इन कलेक्टर डिवाइडेड बाय ऑल रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द बेस। इस तरीके से हम जो है वो जीवी गेन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का निकाल सकते हैं। Okay, now we are going to start with question number 6. If you try to observe, this circuit is also representing a common emitter amplifier because input is applied on the base and output is collected from the collector terminal. And it is also mentioned that consider VI at the base terminal, यानी कि base terminal के voltage को VI consider कीजिएगा। अच्छा, मैंने इसका भी I have drawn the hybrid pi model for this circuit and accordingly I have placed this resistor RE on the emitter। ये RE emitter पे नज़र आ रही है, कलेक्टर पे RC है, V0 है, कलेक्टर पे ये V0 और ये RC यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बेस के ऊपर R सिग्नल V सिग्नल ये दोनों नज़र आ रहे हैं, बेस के ऊपर R सिग्नल V सिग्नल ये दोनों मौजूद हैं। ठीक है, वी वॉन्ट टू अच्छा वी आई हैव नेग्लेक्टेड आर नॉट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नेग्लेक्टेड इन द बुक, सो इन ऑर्डर टू हैव सिमिलर एक्सप्रेशंस मैंने आर नॉट को नेग्लेक्ट करके सॉल्व किया। आर आउट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल, आर जो है आर आउट आर सी के बराबर हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। अच्छा, अप्लाइंग केवीएल एट द बेस, इफ़ यू कैन रिकॉल ये कॉमन एमिटर विद एमिटर डीजनरेशन वाला केस है जिसमें कि हम बेस से लेके ग्राउंड तक जो है वो केवीएल लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं कि हमें बेस से देखते हुए नियरेस्ट ग्राउंड पे जाना है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं यहाँ चली जाऊँ, एक पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ आ जाऊँ। मुझे सिग्नल की रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, आई मीन सिग्नल सोर्स की रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इस looking inside the base जो resistance नज़र आ रही है, I need that resistance. That is why I am going to apply KVL from base to the nearest ground, which is this ground. तो VB minus the drop of this resistance R pi minus the drop of this resistance RE is equal to 0. ये हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं कॉमन एमिटर विद डीजनरेशन के अंदर, ये आपको इनफैक्ट आता भी होगा ऑलरेडी। R pi को का ड्रॉप निकालने के लिए I have multiplied with the करंट ऑफ आर पाई विच इज़ आई बी। आर ई का ड्रॉप निकालने के लिए मैंने इसको इसके करंट आई ई से मल्टीप्लाई किया। इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने दोनों को आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आई ई की जगह 1 प्लस बीटा आई बी लिखा जा सकता है। आई टुक आई बी एज कॉमन, फिर इसमें से ये आपके पास एक्सप्रेशन बच गई। आर एन आपके पास आ रही है बेसिकली वी बी ओवर आई बी, आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा आर ई। ये आपकी एक्चुअली फाइनल एक्सप्रेशन है, लेकिन इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख लेते हैं कि इसको और क्या लिखा जा सकता है। कि मैं आर पाई की जगह 2 इस वक्त मैंने क्या किया है, मैं अब अगले स्टेप में बुक से आंसर मैच करने के लिए ये कर रही हूँ कि मैंने तो इसको हाइब्रिड पाई मॉडल से सॉल्व किया। आई थिंक बुक में शायद ये टी मॉडल से सॉल्व किया हुआ था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे याद नहीं है इस वक्त। लेकिन बुक के आंसर से मैच करने के लिए मैंने ये किया कि क्या आर पाई की जगह मैं 1 प्लस बीटा आर ई लिख सकती हूँ। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये टर्म तो पहले से 1 प्लस बीटा आर ई है ही, ये आ गया। इन दोनों से आपने 1 प्लस बीटा कॉमन निकाला तो स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो आर इन कॉमन एमिटर विद डी जनरेशन का आर इन निकालने का एक जनरल फॉर्मूला इस एक्सप्रेशन को देख के नज़र आ रहा है कि इट विल बी 1 प्लस बीटा टाइम्स टोटल रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द एमिटर। अगर सारी की सारी रेजिस्टेंसेस को एमिटर पे भेज दिया जाए, और एमिटर पे हम वही रेजिस्टेंस भेजते हैं जो बेस पे होती है, कलेक्टर की रेजिस्टेंस को हम एमिटर पे नहीं भेज रहे होते। ठीक है, अगर तमाम रेजिस्टेंसेस को एमिटर पे भेज दिया जाएगा तो आर ई तो पहले से मौजूद थी। आर ये वाला आर ई क्यों आई है, बेस पे जो आर पाए दिख रहा था अगर उसको एमिटर पे भेज दिया जाए तो उन्होंने एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाली कि जब भी 1 प्लस बीटा से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी वो सारी रेजिस्टेंसेस जो कि एमिटर में पहुंचा दी गई हैं तो वो कॉमन एमिटर विद डीजनरेशन के आर एन को इंडिकेट कर रही होंगी। दिस इज द जनरलाइज मेथड ऑफ राइटिंग द आर एन फॉर अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर with source resistance with emitter resistance. Now let us find the voltage gain of this circuit. First we will be finding the gain AV and then we will be finding the gain GV.
फॉर ए वी गेन आई हैव अप्लाइड ओम्स लॉ, और मुझे इससे डायरेक्टली एक्सप्रेशन मैंने लिख दी है। ओम्स लॉ के एक दो स्टेप के बाद ही आती है, आप आउटपुट पे ओम्स लॉ लगाकर इस एक्सप्रेशन पर पहुंच जाइएगा। आईसी की जगह मैंने लिख दिया है बीटा आई बी। ये आपको याद होना चाहिए कि मैंने बताया था कि जब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में एमिटर के ऊपर रेजिस्टेंस हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई सी एस जी एम वी बी ई, हम उसमें बीटा आई बी लिखते हैं, क्योंकि हमें कैंसिल आउट करके जो है वो दो टर्म्स बनानी होती हैं। इस आई बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, वी बी ओवर आर इन लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि आर इन बराबर होता है वी बी ओवर आई बी के, तो इस लिहाज से आई बी किसके बराबर हो गया, वी बी ओवर आर इन के। ये लिखने के बाद बीटा आर सी आपके पास इधर ही रह गया, आर एन यही रह गया, वी बी को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दिया। चूंकि इस वक्त हम ए वी गेन फाइंड करने जा रहे हैं तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो भी बेस का वोल्टेज है वही बेसिकली वी आई भी कंसिडर हो रहा होता है। तो वी बी को अगर मैं वी आई कंसिडर करूँ तो मैं वी बी की जगह वी आई लिख दूँ। ये चीज़ बेसिकली मेरे ए वी गेन को रिप्रेजेंट कर रही है माइनस बीटा आर सी ओवर आर इन। दो दिस इज द फाइनल आंसर बुक के एक्सप्रेशन से मैच करने के लिए व्हाट आई हैव डन, बीटा की जगह मैंने लिख दिया है जी एम इंटू आर पाई आर सी एज इट इज़। आर इन को मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया आर पाई प्लस वन प्लस बीटा आर ई। अगले स्टेप में आर पाई की आर ई वाले फॉर्म को मैंने यूज़ कर लिया, आर पाई की जगह वन प्लस बीटा आर ई यूज़ कर दिया, पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज़ है। जी एम आर पाई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, अच्छा मैंने डिनोमिनेटर में से अगले स्टेप में वन प्लस बीटा कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया। जी एम इंटू आर पाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई एम सॉरी, आर पाई ओवर वन प्लस बीटा की जगह मैंने अगले स्टेप में क्या कर दिया है, आर पाई ओवर वन प्लस बीटा की जगह अगले स्टेप में मैंने लिख दिया है आर ई। जी एम एज इट इज़ रहा, आर सी एज इट इज़ रहा। ये जो आर पाई ओवर वन प्लस बीटा इसकी जगह मैंने लिख दिया आर ई। ठीक है, अच्छा एल्फा आर ई का वैसे फार्मूला क्या होता है, आर ई का फार्मूला होता है एल्फा ओवर जी एम। तो जी एम इंटू आर ई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एल्फा लिख सकती हूँ। तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली बुक के अंदर दी हुई है ए वी गेन के लिए फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद एमिटर डीजेनरेशन। सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ द गेन ए वी का एक फॉर्म ये है माइनस बीटा आर सी ओवर आर इन के फॉर्म में लिखें, या इसको अल्फा आर सी ओवर आर ई प्लस आर ई भी लिखा जा सकता है। बोथ आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम गेन ए वी फॉर अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद emitter degeneration. Okay, now we are going to start again with equation number 1 because we have to find the gain GV. मैंने क्या किया है, I have redrawn the base and emitter part of the circuit over here. मैंने क्या किया है, V सिग्नल R सिग्नल को अपनी जगह रहने दिया है, ये रहे दोनों, और R पाई से लेके R E बेसिकली इन दोनों को मैंने जब R कन्वर्ट कर दिया था आर ई को, बेसिकली जब शिफ्ट करा दिया था आर पाई के साथ, तो वो बेसिकली उसका कंबाइंड नाम क्या बन गया था, आर इन। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेजिस्टेंसेस हैं उनका मैंने जो इक्विवेलेंट निकाला उसको मैंने कह दिया आर इन, वो मैंने बेसिकली यहाँ से लाके बेस पे कनेक्ट कर दिया। इन वेरी सिंपल टर्म्स आर ई को जब वन प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेस पे शिफ्ट हो जाती है। मैंने भी यही किया है कि एमिटर को खाली करके एमिटर की जगह दिखा दिया है ग्राउंड, और आर पाई प्लस वन प्लस बीटा टाइम्स आर ई, इन दोनों को कंबाइंड नाम इन दोनों का मैंने क्या रख दिया है, आर एन, वो ये यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इस सर्किट को देखूँ, इस पार्ट को देखूँ, तो आई कैन सी दैट वी बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द वी डी आर, V सिग्नल इंटू आर एन डिवाइड बाय आर सिग्नल प्लस आर एन। ये वी डी आर लगाएंगे, यही वी डी आर मैंने लगाया और वी भी फाइंड कर लिया इससे कि V सिग्नल इंटू आर एन डिवाइड बाय आर एन प्लस आर सिग्नल। दिस इज गिविंग मी एक्चुअली वी बी ओवर V सिग्नल, मैंने ये निकाला। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से वी बी से वी बी कैंसिल होगा, इस आर एन से आर एन कैंसिल हो जाएगा। वी विल हैव वी नॉट ओवर वी सिग्नल ओवर हेयर। तो वी नॉट अपॉन वी सिग्नल एक्चुअली में जी वी के बराबर होता है, मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, और माइनस बीटा आर सी आर एन प्लस आर सिग्नल।
ये आपके पास बेसिकली जीवी गेन जो आ गया वो ये आ गया। अगले स्टेप है सिर्फ बुक के सिंबल से मैच करने के, बुक के एक्सप्रेशन से मैच करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा है कि बीटा आर सी, आर सिग्नल तो एज इट इज लिख दिया, आर इन की जगह मैंने क्या किया, 1 प्लस बीटा स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई लिख दिया। तो ये एक्सप्रेशन जीवी के लिए जो है वो बुक के अंदर मेंशन है, ये आपके पास बुक वाली एक्सप्रेशन आ गई। Okay, before we move further to the common base amplifier, let us try to inspect the behavior of the common emitter and the common emitter amplifier with degeneration. Please try to compare the expressions of both. दोनों की expressions को ज़रा compare करके देखें, difference क्या आ रहा है। डिफरेंस बेसिकली रफली ये आ रहा है कि जो एमिटर डीजनरेशन वाली रेजिस्टेंस है और जो विदाउट डीजनरेशन वाली रेजिस्टेंस है या एमिटर की रेजिस्टेंस के जो बगैर वाला है, उन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एमिटर पे रेजिस्टेंस लगाई गई थी आर ई, कैपिटल आर ई की बात कर रही हूँ, एमिटर पे जो रेजिस्टेंस लगाई गई थी वो रेजिस्टेंस गेन के डिनोमिनेटर में आ रही है और बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम है। कैसे सेम है, बीटा आर सी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आर सी पैरेलल आर नॉट लिखा है। अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि आर सी और आर नॉट अगर पैरेलल में हो तो रफली वो आर सी के ही बराबर होता है। तो ये आर सी पैरेलल आर नॉट और आर सी तकरीबन सेम है। जी एम इंटू आर पाई किसके बराबर होता है, जी एम इंटू आर पाई बीटा के बराबर होता है। नीचे आर सिग्नल का टर्म है, ये भी मौजूद है। यहाँ पे नीचे आर पाई का टर्म मौजूद है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आर ई इंटू 1 प्लस बीटा, ये भी बेसिकली आर पाई के ही बराबर होता है। और नई टर्म जो नज़र आ रही है एमिटर डीजनरेशन वाले के अंदर वो ये है कि आर ई इंटू 1 प्लस बीटा डिनोमिनेटर में आ गया। तो अब इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि एमिटर पे लगने वाली जो रेजिस्टेंस होती है वो घूम फिर के गेन के डिनोमिनेटर में पहुंच रही होती है और गेन को रिड्यूस कर रही होती है। तो एमिटर डीजनरेशन इस वाले एम्पलीफायर को इसीलिए कहते हैं कि इसका काम क्या है कि ये गेन को रिड्यूस करा रहा है, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली रिड्यूसिंग द गेन, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू ट्राई टू ऑब्जर्व द इनपुट रेजिस्टेंसेज ऑफ बोथ दीज एम्पलीफायर्स, कॉमन एमिटर की भी देखें, कॉमन एमिटर विद डीजनरेशन की देखें, तो जो खाली कॉमन एमिटर एम्पलीफायर था वो उसकी इनपुट रेजिस्टेंस कम थी, वो सिर्फ आर पाई के बराबर थी। लेकिन विद डीजनरेशन जो है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई है, वो आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स आर ई है, तो काफ़ी रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो ये जो वो रेजिस्टेंस है जो एमिटर पे लगी हुई थी। तो पता ये चला कि एमिटर पे लगने वाली रेजिस्टेंस एक्चुअली में आर इन रेजिस्टेंस को तो बढ़ा रही होती है, विच इज़ वन एडवांटेज, लेकिन एट द सेम टाइम वो गेन को, टोटल गेन को जो है वो आपके रिड्यूस करवा रही होती है। सो अगर किसी डिज़ाइनर को आर इन ज़्यादा चाहिए बट ही कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द गेन, ही कैन ऑलवेज इंसर्ट एन एमिटर रेजिस्टेंस इन द एमिटर विच विल हेल्प टू इम्प्रूव द गेन बट विल स्लाइटली बी डिक्रीजिंग द गेन एज वेल। तो सारे हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। आर ई के लगने से गेन जो है वो कम हुआ और आर इन जो है वो बढ़ गया। सो नाउ लेट अस स्विच टू द नेक्स्ट सर्किट। Here this is actually a common base amplifier if you can inspect, क्योंकि इनपुट जो है वो एमिटर पे दिया हुआ बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है और आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं। मैंने कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए टी मॉडल बना लिया है। आउटपुट पे कलेक्टर भी है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है और वी नॉट का टर्मिनल है, कलेक्टर रेजिस्टेंस वी नॉट का टर्मिनल। बेस पे आपके पास ग्राउंडेड है, बेस यहाँ पे आपके पास ग्राउंडेड है। प्लीज़ नोट कि ये पहले से एसी एनालिसिस करने के लिए सर्किट दिया हुआ है, जब भी डायरेक्टली मैंने इसका एसी मॉडल बनाना शुरू कर दिया। आर सिग्नल रेजिस्टेंस दी हुई है, वो ये रही, और वी सिग्नल दिया हुआ है। ये सर्किट बिल्कुल ऑलमोस्ट वही है जो हमने बेसिकली लेक्चर में सॉल्व किया था। तो मैं इसको बहुत तेज़ी से क्विकली हम इसको देखेंगे कि आर आउट यहाँ पे आर सी के बराबर है। डायरेक्टली ओम्स लॉ एमिटर पे लगाएंगे, क्यों? क्योंकि मुझे आर इन वी ई ओवर आई ई के रेशो से पता चलेगा। तो ये कैसे मिल सकता है? इफ़ आई अप्लाई ओम्स लॉ ओवर दिस टर्मिनल, मुझे मिल जाएगा 0 माइनस वी ई डिवाइड बाय आर ई बराबर हो गया आई ई करंट के। 0 माइनस वी ई ओवर आर ई बन गया आई ई करंट के। आर इन आपके पास आ गई बेसिकली आर ई के बराबर। लास्टली वी विल बी फाइंडिंग द वोल्टेज गेन, जिसके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे कलेक्टर पे। 0 माइनस वी नॉट डिवाइड बाय आर सी इज इक्वल टू आई सी। आई सी की जगह जो है आप अल्फा आई ई लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वही है जो आपने कॉमन बेस के सर्किट में किया था। अच्छा,
आई ई की जगह अब हमें पता है आई ई बराबर है माइनस वी ई ओवर आर ई के, अभी हमने ओम्स लॉ लगाया था, उसी से हमें पता चला था कि 0 माइनस वी ई ओवर आर ई आई ई के बराबर है। तो मैं इस आई ई की वैल्यू लिख दूंगी माइनस वी ई ओवर आर ई, आर सी एज इट इज रहेगा। ठीक है, प्लीज़ नोट कि जिस टर्मिनल के ऊपर इनपुट अप्लाई किया जा रहा है उस टर्मिनल को बुक में वी आई का नाम दिया गया है। तो जो एमिटर का टर्मिनल है या जो वहाँ का वोल्टेज है उसको बुक में कहा गया है दिस इज़ वी आई। इसकी मदद से आप ए वी गेन फाइंड करेंगे। तो अगर मैं वी ई जिस टर्मिनल पे हम अप्लाई करेंगे इनपुट वो टर्मिनल वी आई कहलाएगा, यानी उसका वोल्टेज जब बेस पे अप्लाई किया था तो वी बी वी आई कहला रहा था। अभी जब हम एमिटर पे अप्लाई कर रहे हैं तो वी ई जो है वो वी आई कहलाएगा। तो अब मैंने वी ई की जगह वी आई लिखा। वी नॉट अपॉन वी आई गिव्स मी एक्चुअली द ए वी गेन ऑफ दिस सर्किट। मेरे पास इस वक्त ये गेन एल्फा आर सी ओवर आर ई आ रहा है। आपको पता है कि एल्फा ओवर आर ई बराबर होता है जी एम के, क्योंकि आर ई का एक फॉर्मूला एल्फा ओवर जी एम भी था। उस मुनासबत से यू कैन इजीली से दैट एल्फा ओवर आर ई इज इक्विवेलेंट टू जी एम। सो आपके पास ये आ गई ए वी गेन की एक्सप्रेशन। टोटल गेन के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से विल गो बैक टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पे दोबारा चले गए। इस दफ़ा मुझे आई ई की एक्सप्रेशन के अंदर वी सिग्नल का टर्म भी चाहिए, देयरफॉर आई विल बी अप्लाइंग ओम्स लॉ फ्रॉम 0 टू दिस वी सिग्नल सोर्स। 0 माइनस वी सिग्नल डिवाइडेड बाय इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम किया है, इन दोनों का सम किया है। मैंने बात पहले भी बताई थी कि आई ई वो करंट है जो दोनों रेजिस्टेंसेस से गुजर रहा है। जब भी इन दोनों के ऊपर जो है आपने ओम्स लॉ मिला के लगा दिया, ये आपके पास आई ई की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने सारी पुट की तो माइनस एल्फा आर सी तो एज इट इज़ मौजूद है। ये टर्म आपके पास आ जाएगी माइनस वी सिग्नल डिवाइड बाय आर ई प्लस आर सिग्नल। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एल्फा आर सी वी सिग्नल क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे चला गया, ये आपके पास आ गया। एंड में सिर्फ ये बता दिया गया कि अगर आर एल कनेक्टेड होता तो इस एक्सप्रेशन में क्या चेंज आता, ये एल्फा आर सी पैरेलल आर एल ओवर आर ई प्लस आर सिग्नल आ जाता। ये आपके कॉमन बेस एम्पलीफायर का टोटल गेन जी वी भी आ गया। नाउ दिस इज अवर लास्ट न्यूमेरिकल। दिस इज अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हमने इस वक्त नहीं स्टडी किया था, अभी हम इसकी डेरिवेशन के फॉर्म में स्टडी करेंगे। वी कैन क्लियरली सी दैट इनपुट इज अप्लाइड ऑन द बेस, आउटपुट इज कलेक्टेड फ्रॉम द कलेक्टर व्हाइल द ड्रेन टर्मिनल इज ग्राउंडेड। यकीनन रियल सर्किट के अंदर ड्रेन के ऊपर वीडीडी सप्लाई होगी जो कि एसी मॉडल बनने के वक्त में ग्राउंड हो गई है। मैंने इसके लिए पाई मॉडल को यूज़ किया है। पाई मॉडल को यूज़ करते हुए मैंने इसके ड्रेन के ऊपर ग्राउंड दिखा दिया, और मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी टर्मिनल के ग्राउंड होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वहाँ का करंट ज़ीरो होगा। तो ड्रेन टर्मिनल इस वक्त यहाँ पे ग्राउंड है, एमिटर पे आर एल रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये रही नज़र आ रही है, बेस पे वी सिग्नल आर सिग्नल है, ये नज़र आ रहे हैं। अगर इसका आर एन फाइंड करने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल वैसे ही मेथड होगा जैसा कि हमने कॉमन एमिटर विद डी जनरेशन में किया है, क्योंकि हम आर एन फाइंड करने के लिए बेस टर्मिनल से देखने की कोशिश करेंगे और नियरेस्ट ग्राउंड तक जाएंगे। वो अलग बात है कि वो आर एल इस वक्त जो है वो रेजिस्टेंस है जो कि बेसिकली आउटपुट टर्मिनल पे लगी हुई है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर इस कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के आउटपुट टर्मिनल पे कोई रेजिस्टेंस होगी जैसे कि आर एल, तो वो इनपुट साइड पर भी उसका अफेक्ट अपीयर हो रहा होगा। इसका मतलब ये है, ओम्स केवीएल लगाया मैंने, वी बी माइनस द ड्रॉप ऑफ आर पाई माइनस द ड्रॉप ऑफ आर एल इज इक्वल टू 0। वी बी माइनस द ड्रॉप ऑफ आर पाई, इसका ड्रॉप कैसे लिया, इसको इसके करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस द ड्रॉप ऑफ आर एल, इसको इसके करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0। टेक आउट आई बी एज कॉमन एंड ऑल्सो पुट आई ई एज 1 प्लस बीटा आई बी। इसमें से जब कॉमन निकाला आई बी बाहर आ गया, ये सारी चीज़ें आपके पास एज इट इज आ गई, आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा आर एल। वी बी ओवर आई बी का रेशो आर एन आपके पास आ गया, ये आर पाई की जगह 1 प्लस बीटा आर ई लिखा जा सकता है, रिमेनिंग चीज़ों को एज इट इज़ लिखें। 1 प्लस बीटा जब मैंने कॉमन लिया तो ये मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस आ गई। तो अब पता ये चल रहा है कि अगर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के अंदर बेस पर से देखें तो आउटपुट पर जो रेजिस्टेंस आर एल होगी उसका अफेक्ट भी इनपुट साइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल रहा है।
अच्छा, इसके लिए इस सर्किट में अभी मैंने आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कराई, वो हम एंड में फाइंड करेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं इसका वोल्टेज गेन। आर एल रेजिस्टेंस से जो करंट गुजर रहा होगा वो कौन सा करंट होगा? क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो करंट जो यहाँ से आ रहा है आई बी, और ये जो करंट जो यहाँ से आ रहा है बीटा आई बी, ये दोनों मिल के आर एल से जा रहे होंगे? यही मैंने किया है, मैंने दिखा दिया आई बी करंट प्लस बीटा आई बी करंट, ये दोनों मिलके बेसिकली आर एल से जा रहे होंगे। और अगर मैं अब इस आई बी में से दोनों को कॉमन निकालूँ, दोनों टर्म से आई बी, तो वन प्लस बीटा बच जाएगा। और अगर इसको अगर मैं मतलब देखने की कोशिश करूँ तो वन प्लस बीटा आई बी क्या है? एमिटर करंट है आई ई। तो ये तो बात क्लियर ही है कि यहाँ जो करंट था वो बेसिकली एमिटर करंट ही तो था आई ई। ये तो वी नॉट मेरे पास आ रहा है इस वक्त रफली आई ई इंटू आर एल, और आई ई को वन प्लस बीटा आई बी भी लिखा जा सकता है। अब मुझे इसमें से ए वी गेन फाइंड करना है, तो मैं आई बी की जगह क्या लिख सकती हूँ? वी बी ओवर आर एन लिख सकती हूँ। रिमेनिंग चीज़ें एज इट इज़ है। वी बी इस वक्त वी आई के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था जिस टर्मिनल पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे बुक में उसको वी आई का है। जब मैं वी बी की जगह वी आई पुट करूँगी तो वी नॉट ओवर वी आई पुट कर दूँगी, और जो कुछ भी मेरे पास इस साइड पे बचेगा वो मेरा ए वी गेन होगा। अच्छा, ए वी गेन फाइंड करते हुए ऊपर तो वन प्लस बीटा आर एल था, डिनोमिनेटर में आर इन की टर्म आई थी, तो मैंने आर इन को भी वन प्लस बीटा वाले फॉर्मूला को इसके साथ यहाँ पे पुट किया। वन प्लस बीटा से वन प्लस बीटा कैंसिल हो गया, आर एल ओवर आर ई प्लस आर एल, ये आंसर मेरे पास आ गया। इसको मज़ीद कैंसिल आउट करते हैं, थोड़ा सा देखना ये हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा, आपकी जो एंड एक्सप्रेशन है डेरिवेशन की, वो एंड एक्सप्रेशन आपकी ये है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ से कुछ अजम्पशन स्टार्ट हुई है, ये बुक में अगर कहेंगे आपसे पेपर में तो कीजिएगा, नहीं कहेंगे तो नहीं करनी। आर एल को मैंने कॉमन ले लिया, आर एल को जब कॉमन ले लिया तो आर ई के डिनोमिनेटर में आर एल आ गया और आर एल की जगह वन आ गया, आर एल से आर एल कैंसिल हो गया। कह रहे हैं अगर कोई ऐसा लोड इसके आगे लग जाए जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो तो क्या होगा? आपके पास ये वन प्लस आर ई ओवर आर एल है, तो ये वन प्लस वन ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, और वन ओवर इन्फिनिटी आपको पता है ज़ीरो होता है, तो वन अपॉन वन, ए वी गेन वन। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर आपको नज़र आ रहा है कि जिस पे अगर हाई आर एल लगा दें, किसकी वैल्यू आर एल इन्फानाइट हो सकती है? यस, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर अगर मैं लगा दूं इस सर्किट के आगे, इस बीजेटी के आगे अगर मैं कोई कॉमन सोर्स एम्पलीफायर लगा दूं, तो मुझे पता है कॉमन सोर्स की इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, तो इसकी आर एल इन्फिनिटी बन जाएगी। बहरहाल कॉमन सोर्स रिलेट ना करें इससे, अगर मैं आर एल की जगह कोई ऐसी चीज़ लगा दूं जिसकी वैल्यू इन्फानाइट हो, तो मैं कह सकती हूँ कि ये गेन वन को टेंड कर रहा होगा। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर है जो वोल्टेज गेन, हाई वोल्टेज गेन नहीं देता कॉमन बेस जैसा या कॉमन एमिटर जैसा, बल्कि इसका वोल्टेज गेन वन होता है और आम हालात में वन से भी कम होता है, 0.9 0.8 ऐसे वोल्टेज गेन देता है। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर बेसिकली वोल्टेज गेन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यह करंट गेन के लिए इस्तेमाल होता है। यह करंट गेन देता है, वोल्टेज गेन इतना अच्छा नहीं देता। अच्छा, वी वांट टू फाइंड द टोटल गेन ए वी एज वेल। मैंने एक्सप्रेशन वन को दोबारा से रिकंटिन्यू किया। इस एक्सप्रेशन में से मैंने वी नॉट ओवर वी बी निकाल लिया, वन प्लस बीटा आर एल ओवर आर एन। हमें ये भी पता है कि इतने पोर्शन को, जैसे कि कॉमन एमिटर विद डी जनरेशन में लिखते थे, जब इस पोर्शन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं आर एन का नाम दे चुकी हूँ, तो मैंने इसकी जगह वी सिग्नल आर एन बना दिया। और वोल्टेज डिवाइडर की मदद से मैंने बेसिकली क्या किया, इस वी बी की वैल्यू निकाल ली। वो क्या होगी? वी सिग्नल इंटू आर एन प्लस आर सिग्नल। क्या किया है मैंने कि मैं आर पाई और आर एल का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल चुकी हूँ और उसको मैं आर एन का नाम पहले ही दे चुकी हूँ। तो इन दोनों को हटा के इन दोनों की जगह मैंने आर एन लगाया और वोल्टेज डिवाइडर लगा के बेसिकली मैंने वी बी फाइंड कर लिया। इससे मुझे वी बी ओवर वी सिग्नल मिल जाएगा। इक्वेशन वन मेरे पास आ गई, इक्वेशन टू मेरे पास आ गई। आई कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। इनफैक्ट दिस शुड बी इक्वेशन वन, इसे कर लीजिएगा इक्वेशन, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी नॉट अपॉन वी बी अपॉन सिग्नल, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से आर एल कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन बचेगी। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक चेंज मैंने किया है कि आर एन की जगह इसकी टोटल वैल्यू लिख दी है, आर एन वन प्लस बीटा टाइम्स स्मॉल आर ई प्लस आर एल के बराबर है।
अगले स्टेप में आर एल को ऊपर ही रहने दें, दोनों टर्म्स में से 1 प्लस बीटा कॉमन निकाल लें। तो इस वाली टर्म के अंदर तो 1 प्लस बीटा है ही नहीं, इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस बीटा आ जाएगा, और यहाँ से भी 1 प्लस बीटा, और इस पूरे के अंदर से 1 प्लस बीटा निकल के कैंसिल हो जाएगा। यही मैंने किया है, ये 1 प्लस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा ये कैंसिल आउट हो गया, और आर सिग्नल के नीचे 1 प्लस बीटा जो है वो चला गया। मैंने क्या किया है, इस 1 प्लस बीटा को उठा के इस एक्सप्रेशन के नीचे भी ले गई हूँ और इस आर सिग्नल के नीचे भी ले गई हूँ, ताकि कैंसिल आउट कर सकूँ। इसने तो इसको कैंसिल कर दिया, इसमें आर 1 प्लस बीटा था ही नहीं, इसके डिनोमिनेटर में आ गया। ये मेरे पास बेसिकली टोटल गेन जीवी की एक्सप्रेशन बन गई है, जो कि बुक में अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, लास्टली हम थोड़ा सा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का आर आउट फाइंड करने का तरीका डिफरेंट इसलिए है कि अब आपको पता होना चाहिए कि इसका आउटपुट टर्मिनल इसका एमिटर था। तो एमिटर से झांकते हुए जो रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है वो बेसिकली इसकी आर आउट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। इस टर्मिनल से अगर मैं देखूं तो मुझे ये करंट सोर्स भी नज़र आ रही है और मुझे ये रेजिस्टेंसेस भी नज़र आ रही हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि इस टर्मिनल से देखने पे क्या रेजिस्टेंस नज़र आ रही होगी। देयरफॉर वी विल बी फॉलोइंग द सेम मेथड एज वी फॉलोड इन MOSFET based amplifiers. I am अप्लाइंग अ टेस्ट वोल्टेज सोर्स एट द एमिटर टर्मिनल जिसका नाम है Vx और उसका करंट है Ix, और उसके बाद मैंने इसी टर्मिनल के ऊपर KCL अप्लाई कर दिया। अप्लाइंग KCL एट द एमिटर टर्मिनल। इस टर्मिनल पे 3 करंट्स आ रहे हैं, एक वो जो सप्लाई से आ रहा है Ix, दूसरा वो जो GMVBE है, और तीसरा वो जो बेस करंट है जो कि यहाँ से आ रहा है। मैंने इन तीनों करंट्स को सम करके लिखा है क्योंकि तीनों टूवर्ड द नोड आ रहे हैं। अब अगर मैं IB करंट को देखूं तो क्या मैं IB करंट के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ कि 0 माइनस Vx डिवाइडेड बाय इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। कैन आई राइट IB करंट एज, ये चीज़ देखने की है कि मैंने यहाँ पे V सिग्नल सोर्स को हटाया हुआ क्यों है। यहाँ V सिग्नल सोर्स को मैंने इसलिए हटा दिया है कि जब भी आप रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो सर्किट में कोई और सोर्स नहीं होती, सिर्फ टेस्ट वोल्टेज सोर्स होती है। दैट इज़ वाई आई हैव शॉर्ट सर्किटेड दैट वोल्टेज सोर्स। मैंने उसको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, RL को क्यों मैंने हटाया हुआ है? RL को मैंने इसलिए हटाया हुआ है कि R आउट के अंदर कभी भी RL इंक्लूडेड नहीं होती। इस एमिटर टर्मिनल के ऊपर क्वेश्चन में RL रेजिस्टेंस लगी हुई है, हमें हमेशा R आउट फाइंड करते वक्त RL को कंसिडर नहीं करना होता। ठीक है, जब भी अब मैं इस टर्मिनल से अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, तो ओम्स लॉ लगाऊँ अगर मैं इतने नोड के ऊपर, बेसिकली मैं करना क्या चाह रही हूँ, Ix तो एक Ix के टर्म में आ गई, मैं इस GMVBE को और इस IB को Vx और Ix के टर्म में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। तो IB की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, IB करंट का डायरेक्शन मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और IB चूंकि सीरीज में है, R पाई और R सिग्नल चूंकि सीरीज में है, दैट इज़ वाई IB करंट इज गोइंग थ्रू बोथ ऑफ देम। IB इन दोनों से फ्लो हो रहा है। तो मैं ओम्स लॉ लिख सकती हूँ 0 माइनस Vx डिवाइडेड बाई इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम, यही लिखा है। IB मेरे पास Vx के फॉर्म में आ गया। VBE कैसे Ix की या Vx की फॉर्म में आ सकता है? VBE इज द वोल्टेज दैट इज अपियरिंग ओनली अक्रॉस R पाई। ये जहन में रखिएगा कि इस स्मॉल सिग्नल मॉडल के अंदर VBE वो वोल्टेज ड्रॉप है जो R पाई के अक्रॉस अपियर हो रहा है। तो अगर मैं VBE फाइंड करना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि वो IB इंटू R पाई होगा। VBE बराबर हो गया IB R पाई के। ठीक है, IB मेरे पास किस फॉर्म में मौजूद है, 0 माइनस Vx ओवर दिस फॉर्म में मौजूद है। मैंने IB की जगह ये वाली एक्सप्रेशन पूरी लिख दी, R पाई मेरे पास आ गया। अब IB की ये वैल्यू और VBE की ये वैल्यू उठाकर हम दोनों पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। क्या हो गया, Ix एज इट इज़ रहा, GM आ गया, ये VBE की वैल्यू आ गई और ये आपके पास आ गई IB की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन को मैंने एक दफ़ा एडिशनली लिख दिया है। Vx को अब आपने ना सिर्फ कॉमन निकालना है इन दोनों टर्म में से, बल्कि इनको इज इक्वल टू के उस तरफ भी ले जाना है। यही मैंने किया है कि मैं Vx को दूसरी साइड पे, राइट साइड पे भी ले गई हूँ और इसमें से कॉमन भी निकाल लिए दोनों टर्म्स के मैंने Vx को। अगले स्टेप में दोनों के डिनोमिनेटर सेम नज़र आ रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम करके ऊपर को ऐड कर दिया, एलसीएम ले लिया गया इज इक्वल टू Ix।
जी एम इंटू आर पाई की जगह हम लिख सकते हैं बीटा प्लस 1, ये आ गया आर पाई प्लस आर सिग्नल। ठीक है, वी एक्स ओवर आई एक्स आपको चाहिए क्योंकि ये बेसिकली आर आउट के बराबर होगा। वी एक्स ओवर आई एक्स मैंने निकाला तो आर पाई अपॉन 1 सिग्नल 1 प्लस बीटा के बराबर आ रहा है। आर पाई के नीचे भी 1 प्लस बीटा कर दें, आर सिग्नल के नीचे भी 1 प्लस बीटा कर दें, तो क्या पता चल रहा है? पता ये चल रहा है कि आर पाई और आर सिग्नल दोनों, इस एक्सप्रेशन को देखें, ये एक्सप्रेशन हमें बता रही है कि आर, अगर हम एमीटर से देखेंगे तो क्या होगा, एमीटर से देखने पे आर पाई और आर सिग्नल दोनों को 1 प्लस बीटा से डिवाइड किया हुआ होगा, तो वो एमीटर पे ट्रांसफर हो चुकी होंगी। दिस इज वन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन कि आर आउट क्या आया। आर आउट आपके पास ये आया कि आर पाई जो कि बेस पे थी, आर सिग्नल जो कि सीरीज में बेस पे थी, अगर एमीटर से झांकेंगे तो ये दोनों एमीटर पे कैसे ट्रांसफर होंगी, ये दोनों 1 प्लस बीटा से डिवाइड होकर एमीटर पे ट्रांसफर हो चुकी होंगी। ठीक है, और अदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग इज के आर पाई अपॉन 1 प्लस बीटा को आर ई लिख दूं, मैं कहूं कि आर पाई ओवर 1 प्लस बीटा तो आर ई के नाम पे यहाँ शिफ्ट हो गई है। आर सिग्नल को जब 1 प्लस बीटा से डिवाइड करेंगे तो ये एमीटर पे शिफ्ट हो जाएगी। इसी चीज़ को लिखने का सिर्फ एक दूसरा तरीका जो है वो ये है। सो हेयर वी आर डन विद ऑल द एम्पलीफायर्स, वी विल बी स्टार्टिंग विथ न्यू टॉपिक इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर्स।